अस्सलाम वालेकुम। शाराए दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आपको याद होगा कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया था कि जस्टिस मकबूल बाकर ने जजमेंट लिख ली है जस्टिस काजी फ़ाइज़ केस के अंदर रिव्यू के अंदर, और फिर हफ्ते वाले दिन वो तफसीली वजूहात जो हैं वो भी जारी कर दी गई। उन तफसीली वजूहात के जारी होने के बाद एक बहस जो है वो छिड़ गई है, और इस बहस को मज़ीद तक़वियत दी बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम वज़ीर क़ानून ने, जब उन्होंने एक टेलीविज़न इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि अब तो अगर जजेस के अहले खाना की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती तो फिर पार्लियामेंटेरियंस के अहले खाना की अकाउंटेबिलिटी क्यों। यानी कि उन्होंने कहा कि इसमें डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मुतय्यन कर दिए हैं। हुकूमत की तरफ से ये तनकीद की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि इस फैसले के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बात तो ये है कि ये हमने पहली मर्तबा देखा है कि 4 ऑथर जजेस हैं, और इसकी क्या अहमियत होगी। और दूसरा इस बात पर कि अब हुकूमत की जानिब से क्या प्लानिंग की जा रही है इस सारी जजमेंट को काउंटर करने के हवाले से, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने भी ये बयान दे दिया है कि जस्टिस याह्या अफरीदी का जो एडिशनल नोट है जिसमें बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम, शहजाद इकबाल, टैक्स अथॉरिटीज़ और इनकी गैर कानूनियत को ना रोकने पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये बराबर के ज़िम्मेदार हैं। इस हवाले से उनका कहना है कि जिन पर ज़िम्मेदारी आयद की है उनको अपने ओहदों से पर बरकरार नहीं रहना चाहिए। मिले जुले जज्बात इसमें आ रहे हैं, तो आज हम इस पर बात करेंगे। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट जो है कि लाहौर की बगल में दरिया रावी के किनारे, दूसरे किनारे पर तकरीबन 1 लाख एकड़ अराजी के ऊपर नया शहर बसाने का मंसूबा, जो 2013 में एक्चुअली कंसीव किया गया था, फिर वो टेक्निक के मंजूरी ना होने के बायस उसको शेल्फ कर दिया गया था। लेकिन उस मंसूबे को मौजूदा हुकूमत ने गर्द झाड़ी और उस पर काम शुरू किया, और उस हवाले से अथॉरिटी बनाई जिसे रूडा कहा जाता है, रूरल रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसको लाहौर हाई कोर्ट ने कानून और आइन से मुतसादिम करार देते हुए, और जो लैंड एक्वायर की थी उसको भी कलअदम करार दे दिया था। उसके ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत अपीलें लेकर आई, और बहुत जल्दी ये अपीलें लगीं, और वो अपीलें आज जो है वो 2 रुकनी बेंच जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में था, उसने सुनी और लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया, और ये करार दिया है कि जो लैंड एक्वायर कर चुका है रूडा उस पर वो काम कर सकता है। अब इसमें मुख्तलिफ एदाद शुमार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तकरीबन 4 या 5 हज़ार एकड़ है, कुछ लोग कहते हैं कि ये 346 एकड़ के करीब है जहाँ तक रूडा महदूद हो गई है। तो हुकूमत के लिए एक बड़ा रिलीफ आया है। लेकिन हमें याद है कि जब ऑरेंज लाइन का फ़ैसला आया था और उसके ख़िलाफ़ हुकूमत अपील में आई थी, पंजाब हुकूमत भारी भरकम वकला को लेके, तो मेरे ख्याल में जजमेंट सस्पेंड नहीं हुई और फिर 9-10 महीने तक ये फ़ैसला जो है वो रखा गया था। तो नाज़िर साहब, अगर हम शुरू करें आज रूडा से, तो रूडा के अंदर क्या हुआ ज़रा मुख्तसर सा बता दें, फिर हम चलते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में मिसेस सरीना ईसा की जो पिटीशन एक्सेप्ट हुई है मेजॉरिटी, उसकी डिटेल रीजनिंग की तरफ चलेंगे। शुक्रिया क़य्यूम साहब। आज तकरीबन 1.5 घंटा रूडा पे इस पे हियरिंग हुई है, 2 मेंबर बेंच था। ये जो है ना, इस पे आपने जो कहा कि महदूद हो गई है, वो महदूद भी इसलिए हुई है कि जो महमूद मिर्ज़ा साहब थे ना, जो पिटिशनर, ओरिजिनल पिटिशनर थे लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने रिक्वेस्ट ये की थी कि आपने अगर इनको रिलीफ भी देनी तो लिमिटेड रिलीफ देना चाहिए। ये इंटरिम रिलीफ जो है वो सिर्फ सस्पेंशन इज़ विल नॉट बी एनफ, क्योंकि अगर आपने सस्पेंड कर दी तो वो उनका काम चलता रहेगा। तो इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उन्होंने माना कि हम इससे एग्री करते हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि वैसे तो हाई कोर्ट का ऑर्डर सस्पेंड कर दिया है, लेकिन जो इलाके जिनको एक्वायर कर चुकी है और जिन पे कंपनसेशन पे हो चुकी है, उस पे तो काम जो भी चल रहा है वो प्लानिंग की हद तक, हाँ प्लानिंग की हद तक, लेकिन बाकी जो है ना
वो उन्होंने उसको रोक दिया है कि उस पर कुछ भी नहीं होगा। दूसरा ये कि पार्टीज़ को कहा है कि आप अपनी जो है ना 1 महीने के अंदर अंदर जो है कंसाइज स्टेटमेंट जमा कराएं, वो जो भी आप समझते हैं, ख़ासतौर पे एनवायरमेंटल है, क्योंकि इसमें आपको कयूम साहब ये मालूम जो है उस वाले से, क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड कह रहे हैं कि मैं उस इलाके को नहीं ज़्यादा जानता, क्योंकि मैं ज़्यादा, आप तो हैं ही लाहौर के, आपको ज़्यादा पता होगा। ये काफ़ी दूर है मेरे ख्याल में, कहते हैं ये 12 किलोमीटर के दूसरी तरफ है, कहते हैं 12 किलोमीटर या 13 या 15 किलोमीटर बॉर्डर के पास है, इंडिया के बॉर्डर के पास है। हाँ, तो ये एग्रीकल्चर लैंड है। तो अगर एग्रीकल्चर लैंड पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई या घर बन गए तो ये तो परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। और वैसे भी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर लैंड सुकड़ रही हैं हर जगह, तो सिक्योरिटी ऑफ फूड जो है वो मसले हैं। और दूसरी बात ये है कि रावी का जो पानी है वो तो खैर उसको मिटिगेट कर लेंगे, जो भी प्लानिंग करेंगे कि फ्लडिंग होती है वो तो हो जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर तो परमानेंटली चला जाएगा ना। दूसरा ये है कि पोल्यूशन जो है, नहीं तो आज उसमें अदालत ने क्या कहा है कि अदालत की तरफ से ये भी पूछा गया कि आप ICA में क्यों नहीं गए, इंट्रा कोर्ट अपील आपने क्यों नहीं दाखिल की, और अगर अदालत ने ये समझा कि आपका वो फोरम है तो आप यहाँ से आपको ICA में भी भेज देंगे फिर। हाँ, वो उन्होंने ये बात हुई थी कि ICA में क्यों नहीं गए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो लॉज हैं इसमें फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम इधर आ गए। हमें जो रेमेडी थी वो क्विक रेमेडी हमें अवेलेबल सुप्रीम कोर्ट से ही थी, क्योंकि हम ICA जाते उसमें टाइम लगता। और फिर दूसरी बात ये कि सस्पेंशन का मामला है, और फिर इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इन्वॉल्व, एजेंसी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाकर तकरीर की और उन्होंने कहा कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। हालांकि पिटीशन भी फाइल हो चुकी थी उस वक्त, लेकिन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उनसे चलें, ठीक है। नासिर साहब ये बताइए कि ये कयूम साहब इस केस के हवाले से ये बड़ा यूनिक रहा है। अच्छा, इसमें एक तो यूनिक क्या रहा, मतलब किस हवाले से रहा कि पंजाब हुकूमत के वकला की जो है वो कसमा पुरसी नहीं, वो तो देखें, वो भी केस का नंबर नहीं लगा, पहले केस जो है वो बेंच में आ गया। फिर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, यही मैं कहता हूँ कि चीफ जस्टिस के पास जो इख्तियार होता है वो ये जो केस कौन सा केस कहाँ लगाना है। अगर ये केस जैसे काजी फाइसा के बेंच में लगता या ये केस जैसे सैयद मंसूर अली शाह के पास लगता, तो वो इन्वायरमेंट का इशू जो है बड़ा, इस पर भी आजकल पूरी दुनिया में तवज्जो दी जा रही है। ये मैं नहीं कहता कि वो फैसला, लेकिन वो इस पर गौर व ज़्यादा होती ये चीज़ें मामला, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ मैं कहता हूँ इसमें जो है PTI हुकूमत को जो है 2 साल से जो मिल रहा था, गुलजार साहब ने दिया इस इतने बड़े प्रोजेक्ट में $20 बिलियन का उनके जो जिस तरह इमरान खान ने कहा, और इमरान खान ने 2 दिन से PTI की तरफ से धड़ाधड़ बयान आ रहे हैं कि जुडिशरी को अपना इमेज ठीक करना चाहिए। पहले देखें उन्होंने इतने कर दिए। आज वैसे जुडिशरी को चाहिए तो था ना कि वो थोड़ा सा बात भी करते कि हम आपका काम भी कर रहे हैं और आप हमें बार बार हम पे क्वेश्चन भी उठा रहे हैं। हमने तो आपको बिठाया है यहाँ, नवाज शरीफ को डिस्क्वालिफिकेशन अगर पनामा में ना होती, मॉनिटरिंग ना होती यहाँ सब कुछ तो किस तरह ये चीज़ें होती। तो ये तो 2013 का प्रोजेक्ट गर्द झाड़ के, तो आप उसके ऊपर क्रेडिट कैसे लेते? और लाइन ट्रेन कयूम साहब, मुझे भी पता है वहाँ करोड़ों रुपए दिए गए पंजाब हुकूमत को, फी जो लोग वकील उस वक्त आए और वो कोशिश करते रहे कि कोई उनका जो है ना स्टे मिल जाए, नहीं मिला। फिर ये लंबा चलता रहा। अप्रैल 2017 में जजमेंट रिजर्व हुई, दिसंबर में फैसला आया, तो 45 अरब रुपए की कास्ट बढ़ गई थी। वो पंजाब हुकूमत भी इंडिया की नहीं थी, PMLN की, वो पाकिस्तान की थी, लेकिन वो उस वक्त 45 अरब रुपए नून लीग थी, तो इस वजह से। तो बाकी मेरी ये ज़ाती तौर पे जो फाइनेंशियल मैटर और इस किस्म के मामलात हैं, अदालतों को बड़ा देखभाल के चलना चाहिए। पहले भी बहुत नुकसान हुआ है, तो लेकिन इतनी अर्जेंसी उससे बिल्ड शकूक व शबात पढ़ते हैं शकूक। इसमें ना उन्होंने एक चीज़ भी कही है, जो हसनात साहब ने बात की ना, और आपने जो सवाल किया था उसका एक जवाब है। उन्होंने ये आर्गूमेंट भी हुआ, उस पर ऑर्डर में भी लिखवा है कि चूँकि ये हाईली टेक्निकल इशू है, तो ये हाई कोर्ट के लेवल के मामला, जो पॉलिसी मेकिंग, जो गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, उसमें हाई कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट ने अपने जो जजमेंट लिखी है उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये प्योरली टेक्निकल एक्सपर्ट्स के मामला हैं, हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। उन्होंने जो आपका 1894 का एक्विजिशन एक्ट है, उसका सेक्शन 4 है, उसको कहा कि ये आइन से मुतसादिम है। और इसी तरह से इसीलिए तो वो सुप्रीम कोर्ट में आए ना, वो जो सवाल आपने खुद इसका जवाब दे दिया। हाँ, रेमेडी इसकी अवेलेबल ही सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि तो ये नाज़िर साहब देखें, उन्होंने कानून की हद तक खुद को महदूद रखा। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल बात नहीं। वो शाहिद करीम साहब, जस्टिस शाहिद करीम साहब की ऑर्डर है, मतलब वो शाहिद फजल करीम साहब मुझे एक और हवाले से भी बहुत अच्छे लगते हैं। वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो सजाए मौत देने का फैसला था, उसमें उन्होंने
उसको सेकंड किया। गो कि उन्होंने वकार सेठ साहब के उनको डी चौक में आके लटकाया, उससे एग्री नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसकी सजाए मौत बरकरार। जजमेंट केस में भी ये मेंबर थे, डिवीजन बेंच जो था लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें एनवायरनमेंट के इश्यूज में अगर जजेस थोड़ा सा उस चीज को लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आज भी जो है लाहौर जो है मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज का वो जो आता है नासिर साहब, उसके अंदर शामिल है। चले इस बात आते हैं ना, पीपल्स पार्टी यहाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाए, रेंटल पावर लाए, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ स्टे दे देती है। PML ने लाए तो स्टे मिल गए, बिल्कुल गलत किया। चलें, पाकिस्तान को रिलीफ मिला है, अच्छी बात है, PTI को मिला है, चलें देखते हैं। अच्छा जनाब नासिर साहब, ये आपके बैरिस्टर फरूक नसीम साहब इतने सीखपा क्यों है? हालांकि रिव्यू तो पहले भी एक्सेप्ट ही हो गया था, तो ये डिटेल रीजनिंग आने के बाद क्यों इतने सीखपा हैं? हालांकि मुझे हैरत इस बात पे है कि उन्होंने इस प्रीएम्प्टिव अटेम्प्ट तो पहले ले चुके थे। जो मनी बिल है उसमें उन्होंने जो अमेंडमेंट पास करवा लिया आर्टिकल सेक्शन 216 इनकम टैक्स लॉ ऑर्डिनेंस पे, इनकम टैक्स और टैक्स जो ऑर्डिनेंस है उस पे उन्होंने जो अमेंडमेंट करवा दी थी, जिसमें ये कहा था कि हम एक तो हमारे पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, नंबर एक, और हम किसी भी हाई ऑफिशियल के या ऐसे ऑफिस के जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करती है या इम्पोर्टेंट ऑफिस होल्ड करती है, उनके घर वालों के और उनके बेनामीदार के बारे में इनकम टैक्स के हवाले से एक्शन ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद लेकिन मसला ये है कि क्यूरेटिव रिव्यू भी आपको याद होगा कि वहीं से आया था। लेकिन मज़े की बात है कि इस वक्त ना हुकूमत दो हिस्सों में बटी हुई है, एक क्यूरेटिव रिव्यू के हक़ में है और दूसरी क्यूरेटिव रिव्यू के ख़िलाफ़ है। और ये भी मुमकिन है कि क्यूरेटिव रिव्यू वापस भी हो जाए, कोई अभी मतलब हतमी नहीं कहा जा सकता। नहीं, वो तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने जब वो CDA वाला केस था, क्यूरेटिव रिव्यू वाली प्ली ली जा रही थी, तो उन्होंने इंडिया जुरिस्डिक्शन में, तो उन्होंने कहा ये फिर आप इंडिया में जाके कर लें। देखिए, ये मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया में जो ये कॉइन हुआ था, आप आ जाएं, इंडिया में कॉइन हुआ था नहीं, लेकिन उसकी एक रीज़न थी ना। कॉइन इसलिए हुआ था कि वहाँ एक एग्रीव्ड पार्टी, एक आम आदमी स्टेट के लिए नहीं था, वो एक आम आदमी को रिलीफ देना था, और उन्होंने महसूस किया था कि हमने रिव्यू में भी हमने इसके साथ ज्यादती की है, तो इसलिए उन्होंने क्यूरेटिव का कॉइन करके उसको रिलीफ दे दिया था। तो ये एक आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स का मामला था, तो हुकूमत के फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज नहीं होते। हाँ, तो आपके ख्याल में बैरिस्टर फरूक नसीम साहब को जस्टिस मकबूल बाकर की जो जजमेंट में, या 4 जजेस, मैं तो कहूँगा ऑथर हैं क्योंकि उस पर लिखा हुआ, कौन सी बात ऐसी बहुत नागवार गुजरी है? हालांकि लिखा तो जैसे यही अफरीदी ने कि 216 की आपने खिलाफवर्जी की है। अगर आप इंडिपेंडेंट व्यू लेते हैं, उसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो मुझे पसंद आई और मैंने इस रिपोर्ट भी की थी। उस पूरी जजमेंट में ना जस्टिस काजी फाइज ईसा की जितनी तारीफ़ है ना, मेरे ख्याल में इतनी तारीफ़ कहीं भी नहीं है। उन्होंने उस पर लिखा हुआ है क्लियरली कि ही कमांड्स रिस्पेक्ट, बार में, बेंच में, हर जगह हार्ड वर्किंग है और ऑनेस्ट है, ठीक है। और उन्होंने नाम इसी वजह से कमाया है, मतलब ऑनेस्टी से, हार्ड वर्किंग से नाम कमाया है। और जो पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी बार हैं वो रिलीफ के लिए आई थी, ठीक है, वो भी आई थी, मतलब रिव्यू पिटीशन तो फाइल की थी काजी फाइज ईसा ने एंड सरीना। ये बात बुरी लगी बैरिस्टर फरूक नसीम? यार देखें, ये बुरी बात तो लगेगी ना आपकी, अगर आप मेरी तारीफ करते हैं तो फिर आप कितने देखें ना, होती है ना। बात यह है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज लग जाएं तो फिर मुझे आज़ादी थोड़ी सी होगी, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाह रहा। कि बात यह है कि फरूक नसीम साहब 1.5 साल से, अब वो थोड़ा गुस्सा भी करते हैं, वो कहते हैं कि एनफ इज एनफ, अब मैं जवाब दूंगा। 1 साल में क्या हुआ? ने जब 216 की याद पहले नहीं होता था इस तरह, और इवन वो जब क्योंकि उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं ना। कमीशन के इजलास में भी बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो उनकी जो हार्श वर्ड, एब्यूसिव वर्ड इस्तेमाल, जो ये जस्टिस काजी फैसा और उनके दरमियान जो बड़ी शदीद किस्म की वो बातें जो उन्होंने की हैं, तो असल बात यह है कि ला मिस्टर फरूक नसीम जो हैं वो एक प्रेशर रखना चाह रहे हैं, और उन्हें पता है कि जुडिशरी पे प्रेशर रखा जाए कि जी ये आपने कर दिया, वो कर दिया। वहाँ दो ज़ाहिर बात है, दो ग्रुपिंग है। अटार्नी जनरल ऑफिस जो है वो क्यूरेटिव रिव्यू के हक़ में नहीं था। अटार्नी जनरल जो है वो कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर के वो बहुत करीब हैं, आपको भी पता है सबसे ज़्यादा करीब है, तो उन्होंने कहा कि क्यूरेटिव रिव्यू फाइल ना करें। लेकिन जब उन्हें कहा गया कि जी आपके डिटेल जजमेंट में बहुत कुछ आ गया, तो हमें कोई खिड़की खोली रखनी चाहिए कि ताकि हम अपना केस
केस आर्गू करें। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, क्यूरेटिव रिव्यू फाइल कर दें, अगर कुछ नहीं आएगा तो मैं विड्रॉ करवा लूँगा। अब अटॉर्नी जनरल के लिए टेस्ट है कि वो क्या प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस कर पाएंगे कि वो जो है वो क्यूरेटिव रिव्यू विड्रॉ करें या नहीं, क्योंकि लॉ मिनिस्टर फ़रूक नसीम का आपके कहें, वो तो कहते हैं कि मैं आखिरी दम तक वो मैं हार मानने वाले नहीं हैं, वो उन्होंने करना है, आगे तक जाना है, मामलात जाने हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि एक खुद जुडिशरी रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, उसकी वजह बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। जुडिशरी ने यही मैसेज दिया है जजेस ने कि हम अब इससे आगे नहीं जाना चाह रहे, अगर कि इसके पीनल कॉन्सिक्वेंस तो हो सकते थे। एक जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के आपने जिस तरीके से कलेक्शन ऑफ एविडेंस इकट्ठे किए, फॉर्म हायर की, 1 लाख रुपए आपको पता है 1 लाख पाउंड वहाँ इंग्लैंड में दिया गया, वो भी बाद में कहाँ मिला, किसको मिला। इसके अलावा और भी बहुत से मामलात हैं। यहाँ अनवर मंसूर साहब ने जो बातें की कि हमें पता है कि आप में से कौन प्रिवी है, हर तरीके से मीडिया पे कंपेन, सोशल मीडिया पे चलाई गई, तो प्रेशर रहा एक पूरा। तो जुडिशरी ने अपना जो जज थे उनको उन्होंने कहा कि जी उनके साथ आपने गलत किया, बस इस तक कहा, इससे ज़्यादा उन्होंने आगे नहीं कहा कि जी आप पीनल कॉन्सिक्वेंस। लेकिन जस्टिस यहिया अफरीदी तो चले गए आगे। नहीं, हालांकि वो जो दूसरे जजेस थे वो ज़्यादा, उनके जो व्यू हैं, जो रिमार्क्स आए हैं ड्यूरिंग द हियरिंग, वो ज़्यादा सख्त हैं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट पीटीआई के लिए इससे बड़ा रिलीफ कोई नहीं मिल सकता अगर वो समझने पे आए। लेकिन ये पीटीआई गवर्नमेंट क्योंकि लाडली है इदारों की, तो यहाँ सब कुछ चल जाता है। तो अब ये है कि वो लाडपन, कि कभी वो ट्विटर जो है वो मिनिस्टर जो है वो ट्वीट कर रहे हैं कि जी कटहरे में आना चाहिए यहाँ। अब यही लॉ मिनिस्ट्री से जब उन्होंने पूछा पापा जोन्स वालों के बारे में कि जी आपकी क्या ओपिनियन, तो उन्होंने कहा जी वो केस नहीं बनता, उनकी तो अपनी जो 51 के 52 जो कंपनी है वो तो उनके रिश्तेदारों की हैं, बीवियों की हैं, बीवी की हैं, बच्चों की हैं, वो उनकी अपनी तो नहीं है, तो केस नहीं बनता। लेकिन यहाँ जज है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस पर आपका व्यू और है, हालांकि मिसगाइड किया जा रहा है, बात और है। पूरी रिपोर्ट देखें, 2000 को मिसगाइड किया देखें, इसमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने लिखनी थी। अब जैसे पैसा है कि इन प्रॉपर्टीज़ को परचेज करने का, वो 2010 में जब जस्टिस काजी फाई साहब बने जाए तो 80% पैसा जा चुका था 2009 में, सितंबर 2009 में। तो बहुत सी चीज़ें थी जो, और सबको, इवन जस्टिस उमर अता बंदयाल भी कहते हैं कि जो है जस्टिस काजी फाई साहब के फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जो कयूम साहब बात है वो है असल टेस्ट, वो है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पे, क्योंकि हुकूमत ने अगर मूव करनी है, और ये एक प्लान है पीटीआई के अंदर भी, एक या एक हाइब्रिड रिजीम को है, हम हाइब्रिड रिजीम ज़रा एक अच्छा वर्ड है, उसका है कि जी अगले चीफ जस्टिस काजी फाई साहब ना बने, उसके लिए वो मूव करेंगे। तो नासिर साहब, वैसे हाइब्रिड का क्या उर्दू तर्जुमा हो सकता है? इख्तलाती हुकूमत क्या कहेंगे? देखिए, हाइब्रिड गाड़ी तक ही रखें इसको। लेकिन बात ने कयूम साहब, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि गवर्नमेंट है या पोजीशन में तो नहीं है ना, ये तो गवर्नमेंट में ना रूल कर रही है। नहीं, तो ये फिर गवर्नमेंट प्रेशर क्यों रखना चाह रही है यार? ये जुडिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मकासद क्या लगते हैं? नहीं, ये कोई मुझे नहीं समझ आ रही है। अगर बैरिस्टर फ़रूक नसीम का तैयार करदा रेफरेंस अदालत ने उठा के बाहर फेंक दिया तो गुस्सा खत्म करे ना यार। तो मैं वही कहता हूँ, आप जज बन जाए तो मैं ज़रा होऊंगा ना। अच्छा, बात ये है कि कयूम साहब, मसला ये है कि जो इसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, वो चीफ जस्टिस कल परसों अपना ओथ ले लेंगे, उन पे अब ये असल उनके 15 जो महीने हैं, उनकी जो टेन्योर है, उनका टेस्ट होगा, चैलेंज होगा उनके लिए कि जब हुकूमत की तरफ से मूव आएगी, और उस मूव में चीफ जस्टिस आपको पता है कैसा रोल है। जिस तरह आज ये पंजाब हुकूमत का केस आया, अपील नंबर लगी नहीं, बेंच में पहले आ गया, बहुत अनयूजुअल रहा है ना ऐसे केसेस बहुत। तो चीफ जस्टिस के पास बड़े इख्तियारात होते हैं। पाकिस्तान में चीफ जस्टिस जो है वो लामुतनाई इख्तियार है। उस लामुतनाई इख्तियार में जस्टिस काजी फाइसा का जो केस के हवाले से हुकूमत की मूव है, उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो एक्ट है, जो कंडक्ट है, वो उनके लिए चैलेंज होगा कि वो अपनी इंटीग्रिटी, अपने को भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। एक बात बताऊं, जी कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए, वो मैं यही कह रहा हूँ, हम सब ज़ाहिर बात है कि अब किसी के कहने पे देखिए अपने इदारे। अच्छा, ये बताएं कि 4 जज, हमने हमेशा देखा कि ऑथर जज एक होता है नाज़िर, बाकी उसके साथ कंसेंट कर देते हैं, तो 4 जजेस को ऑथर करने की क्या वजह लगी कि आप जो मेन जजमेंट है वो 4 जजेस इकट्ठे लिखें?
ये वैसे बहुत से वकला वो ये बात कर रहे हैं कि कुछ पैराग्राफ जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे मकबूल बाकर ने लिखे हैं, कुछ जो है जैसे सैयद मंसूर अली शाह ने लिखे हैं, इस तरह है। और ये यूनिक है जजमेंट। और इवन ये तक कहा गया कि एक जज जो रिटायर हो गए वो बाकायदा वो जजमेंट का हवाला देके कि उनको ऑफिस इज डायरेक्टेड कि वो उनको रीज़न दें कि वो इस पर इतफाक करते हैं। उनका नोट भी है, आई एग्री के हवाले से मंजूर मलिक साहब का भी नोट है। मंजूर मलिक नहीं, अभी मेरा ख्याल है भेजा है। अच्छा नहीं है, उसमें लिखा हुआ है जहाँ जस्टिस मकबूल बाकर के साइन है उसके नीचे जस्टिस मंजूर मलिक के साइन है और उस पर लिखा है आई एग्री। इस हद तक तो ये नॉर्मल चीज़ है, ये कोई ऐसी यूनिक चीज़ नहीं है। अच्छा। लेकिन ये बात ठीक है कि जो जजमेंट ऑथर जहाँ लिखा होता है वो एक जजों से ये सारे हैं, तो बज़ाहिर वही बात है जो और ये वकील यहाँ मैंने भी एक बात की थी, याद है आपको मैंने क्या कहा था बस नासिर साहब? जो भी आपने बात कही थी वो बात काफ़ी हद तक ठीक है कि काफ़ी देखें एक लिमिट होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, एक थ्रेशोल्ड जुडिशियल रिस्ट्रेंट आ गया। आज मुझे ये एक बात बताएं कि नासिर साहब क्या अदालत ने अपने इस फैसले के अंदर ये कह दिया है कि जनाब जज के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, दूसरों के खिलाफ हो सकती? जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसके अंदर तो लिखा है कि जज हो या कोई भी हाईएस्ट पोजीशन होल्ड करता हो बंदा, सब कानून के सामने बराबर हैं, लेकिन उनके खिलाफ फेयर अकॉर्डिंग टू लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ही आप कार्रवाई कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स आपके सामने नहीं है, उसको सुना नहीं गया और आप उसके खिलाफ डायरेक्शन पास कर दें तो वो उसके ऊपर तो रिव्यू में जो डायरेक्शन थी उनको तो उड़ा दिया। इदारे की इमेज के लिए किसी को कुर्बानी का बकरा ना बनाए। हाँ। मतलब उसका मतलब यही था कि जी इमेज बेहतर होगा कि हम कितने अकाउंटेबिलिटी करा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी। असल में वो बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल था वो उसको डिफीट हो गई ना। देखें जो कि इमेज इदारों के ये होंगे, मैं आपको बताऊं बिल्कुल ये बात है, लेकिन हर एक का व्यू है। अब कुछ लोग जो हैं जो काजी साहब के हामी हैं वो कहते हैं कि जी जजों को प्लाट नहीं लेने चाहिए, अपनी हाउस जो सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ प्लाट अप्लाई नहीं करने चाहिए, उससे इमेज बेहतर होगा क्योंकि जजेस एंटाइटल नहीं है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में 2 व्यूज हैं, 4 जजेस नहीं, तो हर एक की अपने अपना नहीं जजमेंट्स की उसके ऊपर होगा। तो मतलब सवाल तो मेरा ये था कि क्या ये कहा गया कि भी यहाँ जज की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती? मेरा ख्याल है कि जस्टिस का या अफरीदी ने भी बल्कि क्लियर कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किसी ने नहीं रोका, और अभी भी अगर हुकूमत के पास कोई एविडेंस है तो वो दोबारा ले आए ऐसी चीज़, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर से उसमें मेलाफाइडी ना हो और सारी चीज़ें क्लियर हों और सब कुछ लेके आए। अच्छा नासिर साहब ये तो जो है इस जजमेंट के अंदर लिखा है कि मिसेस सरीना ईसा और उनके बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंट्स हैं, उनके अपने टैक्स रिटर्न्स दाखिल किए जाते हैं और अगर उन्होंने कोई गलत काम भी किया हो फ़र्ज़ करें तब भी जो है ये जज का जुडिशल मिसकॉन्डक्ट कैसे बन सकता है? ये नहीं हो सकता। और फिर दूसरा टैक्स मामला से मुतालिक जो जजेस कोड ऑफ कंडक्ट है इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। देखिए कयूम साहब मुझे एक बात बताएं, मिसेस सरीना ईसा के खिलाफ आप उनकी अकाउंटेबिलिटी थ्रू 209 करेंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेंगे? ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। देखिए जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का सिर्फ 209 हो सकता है, लेकिन ने तो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम भी लगाया था ना नासिर साहब, और ये कहा था कि जनाब ये काजी फाइज ईसा साहब की बेनामी है और पैसे काजी साहब ने भेजे हैं और इलीगल चैनल से भेजे हैं। तो वो पहली वाली जजमेंट के अंदर इस जो मनी रेजीम थी, मनी लॉन्ड्रिंग रेजीम के हवाले से कोर्ट ने खूब थपेड़े लगाए थे इनको। नहीं तो कयूम साहब आप फिर कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें, 209 में चीज़ें ऐड कर दें। देखें जो आर्टिकल 209 कह रहा है ना उससे आप बाहर नहीं जा सकते। जज की अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंडिपेंडेंट है। जस्टिस याया अफरीदी ने क्लियर बात लिखी है, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्शन नहीं दे सकती सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि हम इस तरीके से चलें, और इसी तरीके से आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को या FBI को नहीं इन्वॉल्व कर सकते, या उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या पर्सनल है ना, कॉन्फिडेंशियल है, आर्टिकल सेक्शन 216 कॉन्फिडेंशियली इंडोर्स करता है, मतलब वो गारंटी देता है कानून, वो किसी की डायरेक्शन से नहीं देखे जा सकते, सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स ऑफिसर देखेगा, वो भी लीक नहीं करेगा। और अगर उसमें कोई समझता है कि इसमें एनॉमली है तो उनको नोटिस देगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत ही पहले उसका फैसला करेगा वो और फिर ये कि अगर ये इख्तियार सरकारी अफसरान को दे दिया गया है जजेस के खिलाफ शिकायत कुरिंदा बनने का, तो फिर तो ये एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पे यही आ जाए बात, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 10A जज के ऊपर भी लागू होता है अगर आपने उसको भी प्रोसिक्यूट करना है। तो अब यहाँ पे आ जाए, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ऐसे ही समरी ट्रायल किया, एक तरफा कार्रवाई की और फारिग कर दिया, उस पर इसका असर पड़ेगा?
देखिए अब इसमें वो बात तो आएगी 10A, लेकिन वो उनका इशू ये है कि वहाँ बाकायदा आर्टिकल साइट किए गए कि जी कि जी वो उनका जो तरीक़ाकार था वो एक अनबिकमिंग ऑफ जज था, वो जो एक बात थी। अब अनबिकमिंग ऑफ जज पे बहुत बहस हो सकती है, ये चीज़ें हो सकती हैं। जो जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब ने जजमेंट लिखी वो बिल्कुल उन्होंने अपनी तरफ से उनकी बोनाफाइडी थी कि जी जो है वो FBI को टैक्स मैटर भेजने का वो बोनाफिडी थी, मतलब रेफरेंस क्वैश और मिसेस सरीना ईसा के खिलाफ शिकायत सुप्रीम कोर्ट ने FBI को भेज दी। ये आप समझते हैं कि दुरुस्त मेरा ख्याल है कि वो ये इसमें मेलाफिडी नहीं, मेरा ख्याल है उनको तो जस्टिस मकबूल बाकर ने अपने जजमेंट में लिखा है ना कि ये डायरेक्शन ही गलत था और इसको हम रिकॉल कर सकते हैं। यही उस पे तो पूरा चैप्टर है, उस पे तो पूरी डिस्कशन है। उसने जानबूझ के छेड़ा ना। नहीं, मैं मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि जजेस को मोर अकाउंटेबल मतलब ज़्यादा होना चाहिए, जिसका इस बेंच ने कहा है कि नहीं, उनको उस जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है उस हिसाब से देखें ना। और फिर ये है कि देखें आपने भेज दिया, वहाँ कौन बैठे हैं, वहाँ कौन चला रहा है FBI, और जिस तरीके से वहाँ देखिए मसला वही लोग बैठेंगे जिनको इलीगल जिनका रेफरेंस आपने क्वेश किया इस बुनियाद पर कि प्रोसीजरल इलीगैलिटीज हैं, उसके अंदर मेलाफिडे है, लॉ है। ये कि आप अगर सबको खुश रखने के लिए ये चीज़ करेंगे जी वो भी खुश हो जाएं, ये भी खुश हो जाएं, ऐसे तो नहीं चलता ना। फिर बात ये है कि आपने ये चीज़ देखनी है कि जी मतलब अगर जजेस की प्लाट की बात आई तो वहाँ बंदियाल साहब ने कहा कि जी जो प्लाटों का मामला है उसमें किसी की इंटाइटलमेंट अगर ले जाए तो उसमें किसी की इंटीग्रिटी पे कोई मसला नहीं होता। ये चीज़ें अब उसमें दो आ रहा है, कोई लोग कहते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, बहुत से इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। तो देखें एक बंदे पे क्लियर कट उसकी रेपुटेशन ऐसी हो, बहुत से जजेस हैं आपको भी पता है जिनकी रेपुटेशन बहुत गलत रही है, हाई कोर्ट के थे, वो रिटायर हो गया, रोका गया, रिपोर्टें आई एजेंसीज की कि जी ये बंदे हैं, इन्होंने ये किया। आपको भी पता है पिंडी बेंच में एक कस्टम के मामले में किस तरह एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने हमें बताया कि किस तरह की मामलात की किए गए, वो सारी चीज़ें सबको पता है। जस्टिस बंदियाल साहब के पास सारे हर जज का डेटा होगा सर, तो उन पे हिसाब देखें कि उनका आपको तो बहुत सारी कहानियां पता है हसनात साहब, आपको बहुत सारी कहानियां पता है, आप दोनों को एक और कहानी भी पता है 4 अरब वाली, है ना? उसको भी फिलहाल तो फिर कभी इसको कर ले। वो भी है, वो कब्रिस्तान की जमीन का भी इशू है, वो एक दो चले बस कर दे बुलाएगा क्या। आखिरी बात देखिए, आपको याद है हियरिंग के दौरान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब कहा करते थे कि वी लिव इन अ ग्लास हाउस। यही जो है ना, ये जस्टिस मकबूल बाकर ने अपनी जजमेंट में वहाँ से उठाया और कहा है कि हम वाकई ग्लास हाउस में रहते हैं और हम अकाउंटेबल हैं, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में जो लिखा हुआ है और जो तरीका है प्रोसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया और लीगल उस तरीके से, उसके अलावा ओवरऑल आपका क्या ख्याल है कि माइनॉरिटी जजमेंट नहीं आई? देखें ये भी बड़ी एक मजे की बात है, वो पहले जब हुआ था तो मेजॉरिटी जजमेंट पहले रिलीज कर दी गई थी और जो माइनॉरिटी जजेस को दिखाई बाद में गई थी, वो बाद में उनके नोट्स आए थे। अब फिर मेजॉरिटी जजमेंट माइनॉरिटी व्यू साथ नहीं आया। उसके जवाब आएंगे ना, अब जो कुछ इस पर लिखा गया उसका रिस्पॉन्स तब आएगा ना उस साइड से। मेरा ख्याल है कि यूं साहब परसों सुप्रीम कोर्ट में एक नई शुरुआत होगी, और ये जो 2 साल हमने देखा कि यहाँ दो कैंप बन गए, चाय भी नहीं बैठना, बेंच में एक दूसरे पे तलक कलामी हो रही है, फैसलों में एक दूसरे को जो है टुक टक हो रही है। आपको भी पता है कि रिव्यू में बैठे तो आराम से बैठे, खामोश में, अगलों ने फिर एक कहा कि रिव्यू में वो जज भी बैठे, वो एक पूरा जजमेंट लिखने वाले कौन थे? देखें मैं वही कह रहा हूँ कि अब परसों चीफ जस्टिस बन रहे हैं ना भाई 2 फरवरी के बाद मेरा ख्याल है कि ये देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। हर जज मेरा ख्याल है कि यही कहेगा कि बस एनफ इज़ एनफ, अब अपने इदारे की तरफ तवज्जो, इसकी बेहतरी की तवज्जो, क्योंकि बार बार हुकूमत ये कह रही है कि अदलिया क्या कहते हैं वो कितने ग्रेड नीचे हो गई है, वो 128 और इस अपना इमेज बेहतर करे। अब PTI हुकूमत ये हालत हो गई है कि PTI हुकूमत कह रही है सुप्रीम कोर्ट को कि अपना इमेज बेहतर करें, तो और फिर वो लाडली है, वो कह सकती है अदरवाइज। तो मेरा ख्याल है कि अब तवज्जो उस इमेज की तरफ देने चाहिए। बात वही है ना कि हुकूमत ये वाहिद हुकूमत है जो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरों पे शिफ्ट कर दी है। हमारे यहाँ मीडिया भी ख़राब है, हमारे यहाँ जुडिशरी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रही। वो बकौल रज़ी दादा के जो जुर्म ये लम्हा मौजूद में कर रहे होते हैं उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल रहे होते हैं, बिल्कुल डाल रहे होते हैं। और देखें ना 3 साल मतलब अब 4 साल होने वाले हैं और अभी तक पिछली हुकूमत कर गई। खुदा का वास्ता यार, आप इन फुल कमांड हो गया, ठीक हो गया। गुलजार साहब को ये क्रेडिट तो दें, जो ही 26 अप्रैल का फैसला आया शार्ट ऑर्डर, दूसरे दिन उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग बुला के चीज़ें ख़त्म कर दी। वो रोक सकते थे चीज़ को,
और उनको भी ये भी था, उन्होंने कहा वो देखें जैसे एक रजिस्ट्रार भी पीएम तो आया, मैं PM कभी हाउस से आया अपने ये बैगेज नहीं लेके एक जाऊंगा, रजिस्ट्रार भी लेकिन पीएम हाउस से आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, ये केस कौन फिक्स करता है? टेक्निकली बात करें मेरे साथ, वो तो है, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस चले, देखिए ठीक हम है। 2 फरवरी के बाद चीजें आएंगी, तब्दील होगी। चले। पॉजिटिव चेंज आएगी, लेट्स कानून वो होएगी, balance मुझे आएगा, तो कोई balance आएगा। नहीं सर, ना कयूम साहब आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, देख लेंगे। अब रुलाओगे क्या यार? तो जनाब जस्टिस काजी फैज़ा का केस का तफसीली फैसला तो 9 माह पहले आ गया था रिव्यूज़ में, और उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो जजमेंट लिखी थी और जिसमें मामला जस्टिस काजी फैज़ा और उनकी अहलिया, उनके बच्चों के हवाले से तहक़ीक़ात के लिए FBI को भेजा गया, फिर उसके अंदर डायरेक्शंस दी गई, फिर उसको टाइम फ्रेम दिया गया, और फिर उसके अंदर ये भी कहा गया कि जनाब अगर आए तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चाहे तो खुद नोटिस के तहत कार्रवाई भी कर सकती है। ये तमाम चीज़ें 9 महीने पहले ही अदालत ने 6-4 की जजमेंट से जो है वो ख़त्म कर दी थी, कलअदम कर दी थी, उसकी वजूहात आई। और ये तासुर इंतहाई गलत है कि जहाँ ये कहा जा रहा है कि शायद अदालती इस फैसले से कोई एक दोहरा मयार जो है मुरतब किया गया है सियासतदानों या जजेस के लिए। तो जनाब जब आपके अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के अंदर आइन जजेस की अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, और जब आप बदनीति की बुनियाद पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हमला करते हैं, तो जुडिशरी जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी करेगी, और करना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ ये कि हमारी अदलिया आज़ाद रहे, बल्कि उसका एहतसाब भी होता रहे। और यही इस जजमेंट के अंदर लिखा गया है कि जजेस साहिबान भी जो हैं वो मावराए आइन व कानून नहीं है, लेकिन इसी तरह से उनको भी वही हक हासिल है जो कि आइन के आर्टिकल 10A के अंदर ड्यू प्रोसेस और इन अकॉर्डेंस विद लॉ दिया गया है। और अदालत ने यह भी करार दिया है कि अगर ये रवायत डाल दी गई तो कल CDA का चेयरमैन, कल FBI का चेयरमैन, कल कोई और भी जो है वो इस तरह से अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके अदलिया की आज़ादी और यहाँ पर रेफरेंस दाखिल करता फिरेगा, तो ये एक अनारकिसी की सूरत हाल होगी। हाँ, अदालत फैसले में लिखा है कि ये सदर का इख्तियार है कि वो रेफरेंस जो है वो दाखिल कर सकता है, लेकिन वो रेफरेंस जो है उसमें मैलाफिडी, बदनीति नहीं होनी चाहिए। शराय दसूर से AQS लाइव से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।